हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सुनील सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उद्योगों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने पीछे 2 वीडियो और डाले हैं जिसमें राजस्थान में स्थित जो उद्योग हैं उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में दिए हैं। दोस्तों, आज मैं तीसरा वीडियो ही राजस्थान के उद्योगों से संबंधित लेकर आया हूँ ताकि आपसे एग्जाम में उद्योगों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाकी न रह जाए, गलत ना हो। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में, तीसरा वीडियो है आज, इसके बारे में आज बातें करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है जिसमें प्रधान प्रयुक्त रंग क्या है। दोस्तों, प्रिंट के संबंध में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलाओं के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ स्पेशल देखिए, पहला क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि अजरक प्रिंट जो है, अजरक प्रिंट जो है, ये अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। तो पहली बात तो ये दोस्तों, अजरक प्रिंट राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पूछा कि अजरक प्रिंट जो है, इस प्रिंट में कौन से रंग उपयोग में लिए जाते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। क्या अजरक प्रिंट में लाल और पीला रंग उपयोग में होता है? क्या अजरक प्रिंट में लाल और काला रंग उपयोग में होता है? क्या अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग का उपयोग होता है? क्या अजरक प्रिंट में काला और हरे रंग का उपयोग होता है? दोस्तों, अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ये जो बाड़मेर की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है, उसमें कैसे रंग प्रधान होते हैं, तो इसमें दोस्तों नीला और लाल रंग क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपने सुना होगा मलीर प्रिंट। क्या नाम आता है? मलीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मलीर जो प्रिंट है ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इस बात को आप यहाँ ध्यान में रखें कि मलीर प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है। और उसमें मलीर प्रिंट में दोस्तों रंग कैसा होता है, तो बाड़मेर की मलीर प्रिंट में दोस्तों, प्रिंट में कत्थई जो रंग होता है, कैसा रंग होता है, कत्थई जो रंग होता है, ये इसमें प्रधान होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में तो प्रधान रंग होता है नीला और लाल। मलीर जो प्रिंट होती है उसमें कैसा रंग प्रधान होता है, तो उसमें कत्थई रंग क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें इससे संबंधित और बात करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अकोला, अकोला भी एक प्रिंट है। अकोला की जो प्रिंट है ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अकोला जगह है जो चित्तौड़गढ़ में है, और इसकी प्रिंट है आजम प्रिंट। कौन सी प्रिंट है कि आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आजम जो प्रिंट है दोस्तों, यह है आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आजम प्रिंट दोस्तों, आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए रंग कैसा है, तो दोस्तों आजम प्रिंट के लिए एक तो रंग कैसा है, लाल है। एक तो कैसा है, लाल। उसी के साथ साथ दोस्तों काले और हरे रंग का उपयोग भी होता है। काले और कैसा, हरे रंग का, काला और हरा रंग, कि आजम प्रिंट में काला, लाल और हरा। इसी तरह से मलीर प्रिंट है, उसमें कत्थई और काला। इसी तरह से दोस्तों अजरक प्रिंट है, उसमें नीला और लाल। इसी तरह बात करें तो बगरू का नाम आपने सुना होगा, बगरू प्रिंट। क्या नाम सुना दोस्तों? बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बगरू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बगरू प्रिंट निम्न में से है, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, इसका जो प्रधान रंग होता है बगरू प्रिंट का, यह होता है एक तो काला, एक तो क्या होता है, काला। और उसी के साथ साथ दूसरा रंग कौन सा होता है, लाल रंग। कौन सा होता है? लाल रंग। इनके लिए क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आपको लगभग 4-5 प्रिंट बताई है। एक मैंने अजरक प्रिंट बताई है, एक मैंने बताई है मलीर प्रिंट। कौन सी बताई है? मलीर। अजरक और मलीर दोनों कहाँ की है? बाड़मेर की है। इसी तरह दोस्तों एक मैंने बताई है आजम प्रिंट। कौन सी बताई है? आजम प्रिंट। आजम प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की। और एक मैंने बताई है बगरू प्रिंट, ये भी चित्तौड़गढ़ की है। इसमें काला और लाल रंग क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है। इस प्रिंट के तहत दोस्तों क्या होता है, इस प्रिंट में जैसे एक तो अजरक प्रिंट और दूसरी कौन सी है, मलीर प्रिंट, ये दोनों बाड़मेर की हैं। इस प्रिंट में अलंकरण जो होता है, अलंकरण जो होता है इस प्रिंट में, यह अलंकरण दोस्तों कैसा होता है, यह अलंकरण ज्यामितीय होता है।
कैसा होता है? ज्यामितीय। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या होगा? अजरक और मलिर प्रिंट निम्न में से होती है तो वह कैसी होती है? ज्यामितीय होती है। कैसी होती है? ज्यामितीय। दोस्तों मेरा भी यही प्रयास होता है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तैयार करवाए जाएं, और लगभग मैंने यहाँ आपके सामने दोस्तों एक ही क्वेश्चन में कितने तैयार करवा दिए हैं? 10 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऊंट की खाल के कोंपों पर या ऊंट के खाल के कोंपे, या क्या हो सकते हैं? कोंपे पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन का काम कहलाता है। ऊंट की खाल पर दोस्तों सोने और चांदी से कलात्मक चित्रांकन का काम होता है, क्या कहलाता है? उस्ता कला, थेवा कला, कोप्तगिरी, कुंदन कला। कि ऊंट की खाल पर सोने और चांदी से कुछ कलात्मक चित्रांकन किया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है उस्ता कला। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। दोस्तों उस्ता कला का एक दूसरा नाम भी आ सकता है। उस्ता कला को दोस्तों मुन्नवती कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुन्नवती कला। मतलब अगर दोस्तों ऑप्शन में उस्ता कला नाम नहीं भी आए, ऑप्शन में क्या आ जाए? मुन्नवती कला आ जाए, तो यहाँ आपको मुन्नवती कला भी क्या करना है? सही करना है। ठीक है दोस्तों, आपने इसके संबंध में सुना होगा कि मुन्नवती जो उस्ता कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बीकानेर की प्रसिद्ध है, और यहाँ बीकानेर का उस्ता जो परिवार है, बीकानेर का कौन सा परिवार? उस्ता जो परिवार है, ये उस्ता परिवार इस कला में सिद्धहस्त है। मतलब इस उस्ता परिवार को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली हुई है ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल के कोंपे पर सोने व चांदी का कलात्मक चित्रांकन करना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बात करें और ऑप्शन भी है थेवा कला। थेवा कला दोस्तों कहाँ की है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इस कला में दोस्तों क्या होता है? थेवा कला जो होती है इसमें कांच के ऊपर, कांच जो होता है उस कांच के ऊपर दोस्तों, कांच की वस्तुओं पर सोने के, एक तो क्या है? सोने के सूक्ष्म व कलात्मक, सूक्ष्म व कलात्मक चित्रांकन का कार्य किया जाता है। एक बार दोबारा देख लें दोस्तों कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कांच के बर्तन होते हैं। कांच के क्या होते हैं? बर्तन। इन कांच के बर्तनों पर सोने का सूक्ष्म, सोना जो है, सोना है, उसके सूक्ष्म सूक्ष्म कलात्मक, सूक्ष्म और क्या है? कलात्मक चित्रांकन का कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य होता है? चित्रांकन का कार्य किया जाता है। उसको दोस्तों हम कौन सी कला कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। दोस्तों थेवा कला में रंग जो होता है वो कौन सा प्रधान होता है? तो दोस्तों थेवा कला में जो रंग होता है, जो रंग होता है वो कौन सा होता है? हरे रंग का उपयोग होता है। हरे रंग का उपयोग, ये दोस्तों क्वेश्चन एक बार पहले एग्जाम में आ भी चुका है कि थेवा कला में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो हरे रंग का, या फिर प्रधान रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा। चलो दोस्तों इसी क्वेश्चन में तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, कोप्तगिरी। क्या नाम है? कोप्तगिरी। कोप्तगिरी का मतलब ये है कि फौलाद जो होते हैं, फौलाद की बनी हुई वस्तुएं, फौलाद की बनी हुई वस्तुएं जो हैं उन पर सोने के पतले तार, किसके? सोने के पतले पतले तार होते हैं। उन पतले तारों की जड़ाई को, मतलब फौलाद की वस्तु पर सोने के पतले तारों को जड़ा जाता है, मतलब उनकी जड़ाई होती है, जड़ाई होती है दोस्तों, और उसी कला को क्या कहा जाता है? कोप्तगिरी कहा जाता है। दोस्तों यह कोप्तगिरी की जो कला है ये दमिश्क से कहाँ लाई गई थी? ये दमिश्क से पंजाब लाई गई थी। दमिश्क से कहाँ लाई गई थी? पंजाब लाई गई थी। और कोप्तगिरी का दोस्तों काम जो है, ये काम कहाँ होता है? ये राजस्थान में एक तो जयपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? जयपुर में। और दूसरा दोस्तों ये कौन से जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। ध्यान रखें कि उस्ता कला बीकानेर, थेवा कला प्रतापगढ़, कोप्तगिरी जो है ये जयपुर और अलवर। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से याद करना है, ये ऊंट की खाल के कुंपे जो बने होते हैं उन पर कलात्मक कार्य किया जाता है। थेवा कला में कांच के क्या होते हैं?
बर्तन होते हैं उन पर सोने के तारों सोने की चढ़ाई की जाती है। हरे रंग की प्रतापगढ़ में कोप्तगिरी दोस्तों होती है। ये कोप्तगिरी क्या होती है, इसमें फौलाद से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उन पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है, और उस पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है, कोप्तगिरी कहा जाता है। ये दोस्तों अलवर और जयपुर की क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कुंदन कला क्या है, ये भी ऑप्शन देखिए दोस्तों। कुंदन कला क्या होता है, तो सोने के जो आभूषण होते हैं, सोने के क्या होते हैं, सोने के आभूषण जो होते हैं, इन सोने के आभूषण में कीमती पत्थर जो होते हैं उन पत्थरों को जड़ने की कला। अगर देखिए दोस्तों ये भी आ सकता है कि कुंदन कला क्या है, कुंदन कला क्या है, तो सोने के जो आभूषण होते हैं, सोने के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, इन आभूषणों में कीमती पत्थर जो होते हैं उन कीमती पत्थरों की जड़ाई का काम होता है। कीमती पत्थरों की क्या होता है, जड़ने का काम होता है। उस कला को दोस्तों क्या कहा जाता है, कुंदन कला कहा जाता है। दोस्तों ये कुंदन जो कला है ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, जयपुर की। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आ सकता है, निम्न में से कुंदन कला है तो कहाँ की है, जयपुर की। कोप्तगिरी जयपुर और अलवर, थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर। तो यहां भी मैंने दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत से क्वेश्चन हल करवाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नाम दिया एक आदमी का, कृपाल सिंह शेखावत निम्न में से किस कला के सिद्धहस्त कलाकार थे। सिद्धहस्त मतलब कृपाल सिंह शेखावत ने एक कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है, इसलिए उनको क्या कहा गया है, सिद्धहस्त कलाकार कहा गया है। तो दुनिया में इन्होंने इसकी पहचान बनाई है, और वह पहचान किस में बनाई है, ब्लू पोट्री में। किस में बनाई है, ब्लू पोट्री में। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आया कि कृपाल सिंह शेखावत निम्न में से कौन सी कला के सिद्धहस्त कलाकार थे, तो कौन सी, ब्लू पोट्री। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले, विश्व स्तर पर पहचान निम्न में से किसने दिलाई है, तो किसने दिलाई है, कृपाल सिंह शेखावत। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार हैं, तो कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं ब्लू पोट्री क्या है। तो दोस्तों चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा चीनी मिट्टी के बर्तन अपने घरों में उपयोग लिए जाते हैं। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर नीले रंग, या तो प्रधान रंग कौन सा है, नीला रंग, नीले रंग या अन्य रंगों से उन पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर या तो नीले रंग से या फिर किसी अन्य रंगों से दोस्तों क्या होता है, चित्रण होता है। इसी कला को क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है, जिनके सिद्धहस्त कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। एक यहाँ टेराकोटा क्या है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेराकोटा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टेराकोटा का मतलब होता है आग में पकाई हुई मिट्टी, मतलब आग में पकाई हुई मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं, बर्तन, या फिर क्या बनाते हैं, खिलौने। या तो बर्तन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, खिलौने आदि को बनाने की जो कला होती है उस कला को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। कि आग में पकाई हुई मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाने की जो कला होती है उस कला को कहा जाता है टेराकोटा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों राजस्थान में टेराकोटा जो है ये आपने नाम सुना होगा, जिला तो है राजसमंद जिला। कौन सा जिला है, राजसमंद। और राजसमंद जिले में नाथ द्वारा नाम सुना होगा, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में दोस्तों आपने नाम सुना होगा मोलेला गांव। कौन सा गांव है, मोलेला गांव। ये मोलेला गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये मोलेला गांव राजसमंद नाथ द्वारा में पड़ता है। दूसरा दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ का टेराकोटा भी क्या है, प्रसिद्ध है। एक बस्सी कहाँ है, जयपुर में, एक बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ जो बस्सी चित्तौड़गढ़ है इसकी टेराकोटा कला भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसके संबंध में दोस्तों आप यादें कर लें। ठीक है, दूसरी दोस्तों और कुछ बातें रह गई थी ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री जो कला है, चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले या अन्य रंगों का चित्रण होता है। ये कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है,
जयपुर की, पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। ब्लू पोट्री की कला जो है दोस्तों, ये भारत में कहाँ से आई? तो यह है भारत में फारस से आई है दोस्तों। कहाँ से आई है? फारस से आई है। और आपने नाम सुना होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो है, सेकंड जो है, इन्होंने इस कला को मतलब आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया था। कहने का मतलब है इन्हीं के काल में यह कला काफी फली और फूली है, तो उसे कहा गया है ब्लू पोट्री। क्या कहा गया है? ब्लू पोट्री। टेराकोटा भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। लाका और मीनाकारी का काम है, उसके क्वेश्चन आगे आएंगे तो वहां अपन और बातें कर लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अपना दोस्तों, पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने की कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना क्या कहलाता है? देखो, एक तो पत्थर की दीवारें और एक दूसरी चूने की दीवारें। ठीक है, उन पर एक तो चूने की कली होती है, सफेदी, जिसको अपन बोलते हैं, दीवारों पर करते हैं, घरों में सफेदी करते हैं, तो वो चूने की कली। उसके साथ आकर्षक चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? तो वह दोस्तों कहलाती है आला गीला कारीगरी। क्या कहलाती है? आला गीला कारीगरी। ठीक है दोस्तों, आला गीला जो कलाकारी है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आला गीला पद्धति क्या है, आला गीला कारीगरी क्या है। तो पत्थर या चूने की दीवारों पर चूने की कली के साथ चित्रकारी करना क्या है? आला गीला पद्धति या आला गीला कलाकारी कहलाती है। दोस्तों, इसमें कुछ और ऑप्शनों की अपन बात करते हैं। एक नाम है मथेरण कला। क्या नाम दिया है? मथेरण कला। दोस्तों, मथेरण कला का अर्थ ये है कि एक तो धार्मिक स्थल, जैसे मंदिर, धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद जो भी हो सकते हैं, धार्मिक स्थल, और पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक चित्र। विभिन्न देवी देवताओं क्या बना जाते हैं? आकर्षक चित्र। इसमें चित्र किसका हो सकता है? इसमें ईश्वर का चित्र हो सकता है दोस्तों, इसमें तोरण का चित्र हो सकता है, इसमें गणगौर का चित्र हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के चित्र बनाना कौन सी कला कहलाती है? मैथेरन कला कहलाती है। कि धार्मिक स्थल जो होते हैं उन पर या पौराणिक कथाओं के आधार पर विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक चित्र बनाना कौन सी कला कहलाता है? मैथेरन कला कहलाता है। तो यहाँ आपको ये यादें कर लेनी है। ठीक है, दूसरा, मैथेरन जो कला होती है दोस्तों, इसे आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कला जो है दोस्तों, ये राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की दोस्तों यह कला प्रसिद्ध है। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखें। नेक्स्ट की बात करते हैं कि मुरादाबादी कला क्या है या मुरादाबादी काम क्या है। तो दोस्तों, पीतल के जो बर्तन होते हैं, किसके बर्तन होते हैं? पीतल के जो बर्तन होते हैं, उन बर्तनों पर खुदाई करके, यहाँ रंग नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है? खुदाई की जाती है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके कलात्मक नक्काशी या चित्रांकन करने का काम। नक्काशी, देखो, खुदाने का जो काम होता है, खुदाई का काम होता है, उसको अपन नक्काशी कहते हैं। क्या कहती हैं? नक्काशी कहती हैं। जैसे मैथेरन कला में नक्काशी नहीं की गई थी, इसमें चित्रांकन किया गया था। क्या किया गया था? चित्रांकन, मतलब इसमें विभिन्न चित्र बनाए थे और इसमें पीतल के बर्तनों पर खुदाई करते हैं और आकर्षक जो नक्काशी है उसे कहते हैं मुरादाबादी काम। ये जो काम है दोस्तों, ये काम एक तो किया जाता है जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। और दूसरा कहाँ होता है? अलवर में किया जाता है। जयपुर और अलवर में बहुतायत में ये काम होता है। हो ही गया। ठीक है, अगली बात आलागिरा की हो गई, मुरादाबाद हो गई, मथेरन हो गया। अब अपन बात करते हैं मांडना क्या है। तो दोस्तों क्या होता है? एक तो दीवारें होती हैं, एक तो क्या होती है? दीवारें, या फिर अपने घर का फर्श हो सकता है। घर का क्या हो सकता है? फर्श। उस पर खड़िया मिट्टी, गेरू आदि रंगों से, खड़िया मिट्टी जो होती है उससे और रंगों से ज्यामितीय आकृति जैसे आयताकार बना देना, वर्गाकार बना देना, वृत्ताकार बना देना, या फिर त्रिभुजाकार आकृतियां बनाई जाती है उस फर्श पे या दीवार पर। उन्हीं बनाने वाली आकृतियों को क्या कहा जाता है?
मांडना कहा जाता है। दोस्तों, पश्चिम के मरुस्थल के ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाती हैं तो वहाँ के दीवार और फर्श पर वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो मांडना कला की कलाकृतियाँ छाप कर रखते हैं, जो अति सुंदर होती है, बड़ी अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत से क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। ये तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन मैं किसी न किसी टॉपिक के तमाम जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ डालने के प्रयास से करूँगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। राजस्थान में सरस्वती सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कि सरस्वती ये जो परियोजना है इसको शुरू किसने किया। तो दोस्तों, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली जो एजेंसी है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। आपने नाम सुना होगा, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है इसमें प्राकृतिक गैस और जो तेल है उसके पर्याप्त भंडार हैं। आपने दोस्तों सुना होगा, सरस्वती, रागेश्वरी, मंगला फर्स्ट, मंगला सेकंड, ऐश्वर्या, ये कुछ तेल और गैस के कुएं हैं और यहाँ पे ये कंपनियां इनके तेल के खनन और खोज का कार्य कर रही है। उसी से संबंधित यह परियोजना है जो राजस्थान की सरस्वती परियोजना के नाम से जानी जाती है। और इस परियोजना को शुरू करने का काम किसने किया? ONGC ने किया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर। अब आपने दोस्तों यहाँ आपके सामने नाम दिया हुआ है, चंबल नाम है। चंबल नदी भी आपने सुना होगा, ये एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा कहाँ से? कोटा से। मतलब ये दो ऑप्शन तो दोस्तों अपने को यहाँ ऐसा लग रहे हैं कि पहले से गलत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज आकर इन दो क्वेश्चनों में हो रहे हैं, इन दो ऑप्शनों में हो रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह जो कारखाना है ये कहाँ स्थित है? गढ़ेपान में स्थित है। और गढ़ेपान कहाँ है? कोटा में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने मेरे पिछले वीडियो में डाला था और उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी बातें उस वीडियो में मैंने आपको बता दी थी, उसे एक बार आप देख लें। दोस्तों, यह एक क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? कि बाड़मेर प्रिंट जो है उसको किस नाम से जानते हैं? ऐसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों, और उसका नाम क्या है? अजरक। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ये अजरक इस तरह से लिखा जाएगा, यह अजरक है प्रिंट है। इसमें मैंने आपको तमाम बातें बताई थी। अजरक जो प्रिंट है उसमें नीला और लाल रंग का उपयोग किया जाता है। मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक जो प्रिंट है उसके संबंध में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ज्यामितीय आकृति में इसमें कलाएं बनाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन की इस बाड़मेर प्रिंट के बारे में, ये अजरक प्रिंट के बारे में दोस्तों हमने पहले विस्तार से चर्चा कर ली, तो यह हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सामने, ये है कि खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में है? खेसला। खेसला एक मोटा कपड़ा है, उसको बनाने की एक बनाने की कला है। और यह काम, खेसला बनाने का काम लेटा ग्राम में होता है। कहाँ होता है? लेटा ग्राम में। यहाँ पूछा गया है कि ये लेटा ग्राम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लेटा ग्राम कहाँ स्थित है? तो यह लेटा ग्राम जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर में। ठीक है, तो ये जालोर में स्थित है। एक बार दोस्तों यहाँ थोड़ा सा चर्चा अपने को और करनी थी, एक बार पहले इनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं भूल गया था, बाड़मेर प्रिंट जो है ये अजरक, इसके समय बता दिया था, लेकिन दो तीन ऑप्शन और हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बादला क्या है। बादला क्या है? तो दोस्तों क्या होता है कि जिंक जो होती है, क्या होती है? जिंक। जिंक से निर्मित पानी की बोतल, जिंक से बनाई गई पानी की बोतल होती है जिनमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है। पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इस बोतल के चारों ओर कपड़े का एक कलात्मक आवरण चढ़ाया जाता है। एक बोतल है जो जिंक से बनी हुई है, ठीक है। इस बोतल के चारों ओर कपड़े को कलात्मक रूप से ढक दिया जाता है, चढ़ा जाता है, इसलिए इसमें लंबे समय तक पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। अब दोस्तों अगर पूछा जाए कि बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपको पता होगा अधिकांशतः ज्यादा जो तापमान है ये पश्चिम के राजस्थान वाले जिलों में रहता है।
ठीक है। और यह जो पश्चिम के राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है और उसका नाम क्या है? जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। तो बादला बनाने की जो कला है दोस्तों, वो राज्य में कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछ जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिवाइज करने की यहाँ कोशिश करी है। अजरक के बारे में बता दिया है। अब अपन बात करते हैं फड़ के बारे में। फड़ को आप जानते होंगे दोस्तों कि कपड़े पर लोक देवी देवताओं के पौराणिक आख्यानों के चित्र छपे हुए होते हैं। एक कपड़ा होता है, इस कपड़े पर लोक देवी देवता, जैसे बाबू जी की फड़ भी होती है, ये भी एक लोक देवता है। रामदेव जी की फड़ होती है, देवनारायण जी की फड़ होती है। इन पे इन देवताओं के चित्र छपे होते हैं। ठीक है। और जो एक भोपा जाति होती है दोस्तों, ये क्या करती है? इन चित्रों को देख देख कर, इन चित्रों को देख देख कर उनके उनकी ओर एक फड़ गाई जाती है। क्या गाई जाती है? फड़ गाई जाती है। उसे अपन फड़ चित्र शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ चित्र शैली कहती है। दोस्तों, इस फड़ चित्र शैली में अधिकांशतः कैसे रंग का उपयोग होता है? एक तो लाल होता है और दूसरा कैसा रंग होता है? हरे रंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा राजस्थान में एक तो कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जो जिला है, उस भीलवाड़ा में शाहपुरा, भीलवाड़ा में कौन सा है? शाहपुरा का जोशी जो परिवार है। कौन सा परिवार है? जोशी परिवार। ये फड़ चित्र शैली में अपनी प्रसिद्धि रखता है। मतलब पूरे विश्व स्तर पर फड़ चित्र शैली को उकेरने का काम, प्रसिद्धि दिलाने का काम जो है, वो भीलवाड़ा के शाहपुरा का जोशी जो परिवार है, उसने ये प्रसिद्धि दिलाई है। तो ये भी दोस्तों आप याद यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, पिछवाई कला क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा, पिछवाई जो कला होती है, उसमें कृष्ण भगवान जो होते हैं, उनकी जो प्रतिमा होती है, उनकी क्या होती है? प्रतिमा, मूर्ति होती है। उसके पीछे की दीवार पर, उसके पीछे की दीवार पर एक कपड़ा होता है। क्या होता है? एक कपड़ा। और उस कपड़े पर श्री कृष्ण भगवान की जीवन लीलाएं जो हैं, उनकी क्या है? जो जीवन लीलाएं हैं, उन जीवन लीलाओं का चित्रण किया जाता है। मतलब आपको इस तरह से याद करना है कि कृष्ण भगवान की प्रतिमा होती है, इस प्रतिमा के पीछे कपड़ा होता है, इस कपड़ा पर श्री कृष्ण भगवान की ही जीवन लीलाओं के विभिन्न चित्र उकेरे जाते हैं। और इसी कला को क्या कहा जाता है? पिछवाई कला कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में पिछवाई जो कला है, ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और दोस्तों, नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो पूछ सकते हैं पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की है। ठीक है। और पिछवाई कला में होता क्या है, मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, बादला कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट कहाँ की है, इनसे संबंधित पूछे जाने वाले तमाम जो क्वेश्चन है, वो मैंने आपको यहाँ तैयार करवा दिए हैं। एक बार दोबारा, खेसला उद्योग प्रसिद्ध लेटाग्राम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर में। ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, एक टेराकोटा का नाम पहले भी आया था। एक टेराकोटा कला का नाम यहाँ हमने पहले भी पढ़ा था। वहां पर क्या था? पकाई हुई जो मिट्टी होती है, उसके बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं। लेकिन कागजी टेराकोटा का मतलब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि एक तो सबसे पहले बात करेंगे, कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। राजस्थान में अलवर जिले की प्रसिद्ध है। अब कागजी नाम आ गया ना, जैसे टेराकोटा में देखो, टेराकोटा में क्या होता है? पकाई गई जो आग पर पकाई गई जो मिट्टी होती है, उसकी मान लीजिए मूर्तियां और बर्तन बनाई हैं। क्या बनाए? मूर्तियां और बर्तन बनाए। लेकिन कागजी टेराकोटा का मतलब है कि वह बर्तन या वो खिलौने हैं, वो दोस्तों एकदम पतली दीवार के बने होते हैं, बिल्कुल बारीक परतदार वस्तुएं, बिल्कुल बारीक परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कागजी टेराकोटा कहते हैं। देखिए, बात एक ही है, लेकिन कागजी का मतलब कागज भी पतला होता है। इसी तरह इसकी जो दीवारें होती हैं, वो बिल्कुल बारीक, परतदार और कलात्मक होती है। और टेराकोटा का मतलब तो वही है, वही मूर्तियां बर्तन बनाई जाती हैं। लेकिन कागजी का मतलब क्या होता है? महीन होता है, बारीक होता है, पतली दीवारें होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक नाम दिया है। क्या नाम है? राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन। राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना घिलोट में करेगी। राजस्थान साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन जो है, ये घिलोट एक जगह है। ये पूछा गया कि ये घिलोट कहाँ है,
ये इंडस्ट्रियल जोन एक कंपनी को लगाएगी यहाँ पर, साउथ कोरियन कंपनी है, ये कंपनी घिलोट में लगेगी, ये घिलोट में अपना काम है करेगी। दोस्तों ये घिलोट कहाँ है, ये क्वेश्चन पहले सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ दिया है, दोबारा पूछ सकती हैं कि घिलोट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज कंपनी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, दूसरा घिलोट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों घिलोट जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, अलवर जिले में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने कुछ जिलों के ऑप्शन दिए गए हैं, जिलों के कुछ समूह बनाए गए हैं। यहाँ आपको बताना है कि राज्य का कौन सा जिला, एक तो खस, खस घास होती है, ठीक है, उस आधार पे आप लगा सकते हैं। अगर आपने राजस्थान का भौतिक विभाजन का जो टॉपिक है उससे आपने ध्यान से पढ़ा है, तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि खस जो एक घास होती है, और ये घास राजस्थान के सवाई माधोपुर में पाई जाती है और भरतपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। इस खस घास से इत्र बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सुगंधित तेल, या फिर क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान में सवाई माधोपुर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी कई बार राजस्थान पुलिस, पटवार, या फिर अपने ये कहीं थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ बनाई जाती है, तो सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में बनाई जाती है। अगला है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला, फड़ चित्रकला धीरे धीरे दोस्तों लुप्त हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, दोनों में ही है, और आज ये कला बहुत कम दिखाई दे रही है। तो उस कला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है। कि ये नहीं हो कि ये धीरे धीरे कला लुप्त हो जाए, नहीं, सरकार नहीं चाहती कि कला लुप्त हो, इसलिए राजस्थान लघु उद्योग निगम ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग इस कला को लुप्त होने नहीं देंगे। इसलिए जो लोग इस कला में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्र कला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है, तो कहाँ हो रहा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ हो रहा है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। अभी हमने बताया था फड़ चित्र शैली जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और यह एक परिवार है जिसका नाम है जोशी परिवार। कौन सा है, जोशी परिवार, जिसने फड़ चित्र शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। इसलिए इसका ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी कहाँ खोला गया, शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोस्तों इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकते हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान की लुप्त हो रही फड़ चित्र शैली के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण देने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है यह प्रशिक्षण देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, दिसंबर 2018 तक रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र है। एक तरह से आप ये माने कि 2018 का एक करंट का क्वेश्चन माने दोस्तों, ठीक है, कि रिको जो है मतलब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, यह है 2018 में राजस्थान में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर चुका है, तो कितने औद्योगिक क्षेत्र, 347 औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर चुका है। तो ये भी आप दोस्तों यहाँ याद रखें, ठीक है। ये भी निश्चित हो गया कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को निर्धारित करने का काम भी कौन करता है, रिको करता है। और रिको के बारे में पूरी जानकारी, कब स्थापना हुई, पूरा नाम क्या है, इन सभी की चर्चाएं हमने मेरे पिछले वीडियो में डाल दी है और हमने पढ़ भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी एक स्थान है, ठीक है, किस रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मानपुरा माचेडी स्थान है, ये चर्चित है, किस कारण से, क्यों चर्चा में है, तो दोस्तों यहाँ सरकार ने एक लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया है। मानपुरा माचेडी को लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में क्या किया है, विकसित किया है। चमड़े की कलात्मक वस्तुएं जो होती हैं वो मानपुरा माचेडी लेदर कॉम्प्लेक्स में तैयार की जाती है। कहने का मतलब चमड़े के काम के लिए एक नया जो प्लेटफॉर्म है वो जयपुर के मानपुरा माचेडी में स्थापित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ सकता है, मानपुरा माचेडी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मानपुरा माचेडी में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? कि राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? तो दोस्तों राज्य में पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति को विकसित किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। ये बड़े चर्चित आदमी थे, बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, राज्य के बहुत महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के नाम में इनको गिना जाता है। तो 24 जून 1978 को राज्य में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। उस समय राज्य में मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। दोस्तों राज्य में पहली तो हो गई, दूसरी जो औद्योगिक नीति है ये अप्रैल 1991 में लागू की गई। और राज्य में तीसरी जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994 को की गई। ठीक है। और चौथी जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, यह 4 जून 1998 को की गई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब तक राजस्थान में 4 औद्योगिक नीतियां घोषित हो चुकी हैं। पहली औद्योगिक नीति 1978 में, कब हुई है? 1978 में। ठीक है। दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में, मतलब दूसरी। तीसरी जो औद्योगिक नीति है दोस्तों, यह है 1994 में, 15 जून 1994 को तीसरी औद्योगिक नीति। और चौथी औद्योगिक नीति है ये 4 जून 1998। कौन सी औद्योगिक नीति? चौथी। तो 4 औद्योगिक नीतियां राज्य में चली हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों निश्चित रहें, प्रतिदिन आपको कम से कम 15 क्वेश्चनों का एक सेट डिस्क्रिप्टिव तरीके से यह आपको समझाया जाएगा। और प्रतिदिन हम कभी भी छुट्टी नहीं रखेंगे, संडे को भी अपनी क्लासें जारी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।